हाय एवरीवन, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इस बार 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 17 फरवरी को होने वाला हिंदी का एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में। ओके, तो हम लोग सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सिर्फ उन्हीं को करते चलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर सभी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका किताब से ही बनेगा, चाहे आप कितने सारे वीडियो को क्यों ना देख ले, इधर उधर से वायरल प्रश्न ये वगैरह वो सब आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आएगा सिर्फ आपका जो कि आपका बुक से आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज जो आपका अच्छा सा प्रश्न है उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से विनती है कि लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है ये आपका कौन सा चैप्टर का है, तो पहला चैप्टर का है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चैप्टर 1 का है। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका लेखक कौन है। ठीक है, कमेंट में इसका लेखक का नाम बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, तो इस बार हम लोग सिर्फ आंसर को ही फोकस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ने, तो लेखक को जो विडंबना दिखाई देता है वो आपका जाति प्रथा में दिखाई देता है। ठीक है, जाति प्रथा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो माता था उसका नाम क्या था। ठीक है, पहले यहाँ पे आपका टाइपिंग थोड़ा मिसमैच है। ठीक है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो माता का जो नाम था ना वो क्या था, भीमाबाई था। ठीक है, भीमाबाई ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो आप लोग कमेंट में जय भीम एक बार ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, जय भीम आपका कमेंट आ जाना चाहिए अगर आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार करते हैं तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD की उपाधि कब धारणा की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारणा की। यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा, हर साल आता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। ठीक है, 1916 में PhD की जो उपाधि उसको मिले थे वो PhD किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1916 ईस्वी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना किस बात का है। जातिवाद के पोषकों की कमी में नहीं, या फिर जातिवाद के पोषक नगण्य है, या फिर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है, जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, तो यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का भाव हो। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिर्फ हम लोग आंसर को ही फोकस करते चलेंगे, बाकी ऑप्शन को नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो लेखक के हिसाब से यानी कि जो बेरोजगारी का जो प्रत्यक्ष कारण है ना वो जाति प्रथा का है। ठीक है, जाति प्रथा को लेकर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 7 में प्रश्न कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, तो ये आपका है बाबा साहेब अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है डैश। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश 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 है, क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या फिर इनमें से सभी है। ठीक है, तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाभदायक है। ठीक है, सॉरी हानिकारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सॉरी बी, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए नेक्स्ट कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आपको इनके बारे में यानी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि इसका जीवनी के बारे में। ठीक है, तो आपका यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था आपका आप लोग को याद होना चाहिए महू नामक, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महू नामक, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत की इन्होंने संपादन किए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा बहिष्कृत भारत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, यानी कि हिंदी विभाग के वो टीचर कब बने थे नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1959 में। ठीक है, 1959 में बने थे ये, 1959 ईस्वी में हिंदी के जो टीचर बने थे। ठीक है, ये आपका जो आपका है 20 के दांत चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव मतलब सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्टिव जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी को हम लोग करने वाले हैं सभी चैप्टर के। देखिए 12 नंबर कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो इसका आप कहेंगे 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, 18 फरवरी 1916 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। इनका जन्म हुआ था कब, तो 1916 में, और मृत्यु की बात करें तो 1961 में। ठीक है, 1961 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 1961। अच्छा 1961 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सितंबर 1961। ठीक है, 12 सितंबर 1961 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, और इस कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे बदराघाट पटना में। ठीक है, बदराघाट पटना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। भाई बहन को, चाचा चाची को, मम्मी पापा को, या फिर माता पिता को। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं क्या है, तो कठपुतलियां हैं। ये किससे ये गर्व है, तो माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि कौवों की जमता में शामिल होने के लिए कौन लल गया। कौवों की जमता में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ठीक है, कबूतर या हंस या फिर बत्तख या फिर मछली। ठीक है, तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, 20 के दांत अगर कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, तो ये बदल था खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। खोखा के अनुसार सोने के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट कहता है कि सेन साहब कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता है, संबंध है, या निर्माता है, या फिर ड्राइवर है। तो सोफर शब्द का जो शब्द होता है, अर्थ होता है, वो आपका ड्राइवर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर ड्राइवर बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1783 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1783। ठीक है, 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। और ये आपका प्रश्न है भारत
से हम क्या सीखे चैप्टर से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा हमारे देश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत देश की, ठीक है। भारत देश की जाति है ये मुंडा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर जो है वो विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहते हैं भारत कहाँ बसता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया कि भारत कहाँ पे बसता है, तो गाँवों में बसता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, ओके। तो इसका जन्म जो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था, डेसाउ जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है वारेन हेस्टिंगन था, क्या था। वारेन हेस्टिंगन था क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, या फिर फ्रांस का राजा था, या फिर महान दार्शनिक था, या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ठीक है। तो जो वारेन हेस्टिंगन जो थे वो आपका था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर कहता है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका विल्हेल्म मूलर, ठीक है। विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैक्स मूलर का नाम, पिता का नाम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है पतन मानव का अर्थ है। पतन मानव का अर्थ है क्या है, लघु मानव, महामानव, या प्राचीन मानव, या फिर निर्धन मानव। तो पतन मानव का जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्राचीन मानव, ठीक है। प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहता है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछ चुका है कि किसे वाराणसी के पास सोने से भरा सिक्का का घड़ा मिला था, तो किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंगन को, ठीक है। वारेन हेस्टिंगन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहता है कि किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण यानी कि नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है। तो इसका 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा। नीति कथा के कारण, ठीक है। नीति कथा में आपका होता है क्या क्या आता है, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सभी चीज़ों का जो महत्व है ना वो इसी को कहते हैं नीति कथा, ठीक है, जिसमें सभी जीवों का महत्व दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को मतलब कि सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, यानी कि यह लाइन किसका है। मनुष्य की मनुष्यता यही है, यानी कि मनुष्य की मानवता यही है कि वह सबके दुख सुख का यानी कि साथ दे, मतलब सहानुभूति के साथ देखता है, ठीक है। तो ये किसका कहना था, तो ये जो आपका कहना था गौतम बुद्ध का कहना था, ठीक है। गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये आपका प्रश्न है ऑप्शन यानी कि चैप्टर नंबर शायद 3 होगा, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 नहीं 4 से रिलेटेड होगा ये प्रश्न, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया कहानी है, ठीक है। तो ये लिखा गया आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया यह कहानी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की है, ठीक है। जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो किस विधा में लेखन नहीं किए हैं, आलोचना या फिर उपन्यास या फिर कहानी या फिर निबंध, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानी। ये कहानी नहीं लिखे हैं, बाकी ये तीनों आपका क्या किए हैं, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वो कहानी नहीं लिखे हैं, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
अशोक के फूल, माटी की मूरत, वानभट्ट की आत्मकथा या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तो 34 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माटी की मूरत। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि ये आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी आप लोग याद रखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी याद रखेंगे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि माटी मूरत किसकी रचना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हिरोशिमा कहाँ पे है। तो हिरोशिमा आपका कहाँ पड़ता है। देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री में इस प्रश्न में पढ़ा हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, तो ये आपका जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, जर्मनी, ओके सर, जर्मनी जापान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जापान में पड़ता है हिरोशिमा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, यानी कि कहाँ के लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं। दक्षिण के लोग या फिर पूर्वोत्तर के लोग या फिर मालव या फिर मध्य एशिया के लोग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दक्षिणात्य, दक्षिणाय यानी दो दक्षिण साइड के लोग हैं वो छोटे नाखून पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है, भावनात्मक है या विवेचनात्मक है या फिर विवरणात्मक है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका क्या है, तो ललित निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि द्रिचली की हड्डी से क्या बनाया जाता था। ठीक है, देखिए कहता है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता था। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, कहता है तलवार बनता था या त्रिशूल या फिर इंद्र का वज्र या फिर इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका जो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र बनाया जाता था दधीची के हड्डी से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, यानी कि लेखक के अनुसार जो मनुष्य के नाखून बढ़ते हुआ वो किसके प्रतीक माना जाता है। ठीक है, मनुष्यता के या फिर सभ्यता के या फिर पार्श्वती के प्रतीक या फिर सौंदर्य के। ठीक है, तो ये जो आपका प्रतीक माना जाता है वो आपका पार्श्वी वृत्त की प्रतीक यानी कि पशु के यानी कि निशानी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सहजात वृत्तियों किसे कहा जाते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियाँ को। स्मृतियाँ मतलब जो घर वगैरह होता है, महल, स्मृतियाँ। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सहजात वृत्तियाँ। ठीक है, अनजान वृत्तियाँ को, स्मृतियाँ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।